हेलो बच्चों, आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 12 अप्रैल का जेईई मेन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। आई होप सभी का ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियोस में भी देख चुके हो, हम जो पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो मेमोरी बेस्ड पेपर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज के पेपर्स में मेमोरी बेस्ड में सबसे पहला और वेरी इजी क्वेश्चन था, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग गिवन रिएक्शन। तो मुझे लगता है बच्चों ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सभी ने क्लास में पढ़ा हुआ है, हमने क्लास में आपको पढ़ाते भी हैं। हेक्सटूइन का ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट पूछा है एंड O3 गिवन विद H2O2। H2O2 के साथ जब भी गिवन हो दैट इज नोन एज ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस ऑफ हेक्सटूइन और यहाँ जब ये बॉन्ड डिसोसिएट होगा देन दिस डबली बॉन्डेड कार्बन एंड दिस डबली बॉन्डेड कार्बन वो चेंज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बहुत ही सिंपल है, ये भी एक तरफ 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज एसिटिक एसिड, और इधर 4 कार्बन का एसिड। तो बहुत ही इजी साइड का क्वेश्चन था। वन प्रोडक्ट शुड बी एसिटिक एसिड एंड अनदर प्रोडक्ट शुड बी ब्यूटेनोइक एसिड। फर्स्ट में कीटोन एल्डिहाइड है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों तरफ एसिड होना चाहिए। तो दोनों तरफ एसिड किस ऑप्शन में गिवन है? 4th में। इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है साइड से, हाइड्रोकार्बन में से आया था, बहुत इजी 11th के पोर्शन में है और ऑक्सीडेशन का क्वेश्चन है ये। ठीक है, आंसर शुड बी ए। इसका आंसर है 4th एंड दिस सॉल्यूशन ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। जैसा कि हम प्रीवियस पेपरों में, लास्ट ईयर के पेपरों में भी देख चुके हैं, एक क्वेश्चन पॉलीमर का जो एक्सपेक्टेड था कि आना ही था, पॉलीमर के क्वेश्चन में से आया बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। मैचिंग पैटर्न में था सिंथेटिक पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर एंड पॉलीएस्टर। ठीक है, फर्स्ट वन में पॉलीमर का बहुत सिंपल सा है। अब हम सभी को पता है, हम सभी क्लास में नोट्स में आपको लिखवाते हैं, पढ़ाते भी हैं, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, सारे नेचुरल पॉलीमर्स होंगे। और 2 पॉलीमर के नेम जो एनसीईआरटी में गिवन है, नायलॉन 26 एंड PHVB। क्या हम देखें क्या बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर इनमें से कोई है? यस, इसका मैचिंग हो रहा है नायलॉन 26 से। अब आता है सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में 1 by 1 की मैचिंग है, तो हम देखते हैं एक है पॉलीएस्टर, एक है एडिशन पॉलीमर। जो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल है, जो कि पेपर में प्रीवियस भी पहले पूछा जा चुका है, अभी इसी शिफ्ट में ही। सिंथेटिक पॉलीमर है पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल पेन। एक्राइलोनाइट्राइल से बना हुआ पॉलीमर है जो कि कंप्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर है। एडिशन पॉलीमर, अब देखा जाए तो ये पॉलीमर भी एडिशन पॉलीमर ही है, लेकिन इसमें 1 by 1 की मैचिंग है, लेकिन इसको हमें इससे मैच नहीं करना है। अब आता है कि बचे हुए इन दोनों में से एडिशन पॉलीमर कौन सा है? तो हम देखते हैं 2-chloro-buta-1,3-diene। आपको यदि याद हो तो ये जो वर्ड होता है दिस रिलेट विद क्लोरोप्रीन, और क्लोरोप्रीन पॉलीमराइज होकर बनाता है नियोप्रीन। वो भी एक सिंथेटिक रबर है, लेकिन एडिशन सिंथेटिक पॉलीमर में 2 के साथ मैचिंग ऑप्शन में था नहीं। तो अब हमको पता है कि ये सिंथेटिक तो है ही, लेकिन साथ में ये एक एडिशन पॉलीमर भी है। तो इसीलिए एडिशन पॉलीमर की जो मैचिंग है वो किससे होगी? एस से होगी। अब आता है पॉलीएस्टर, डेक्रोन। डेक्रोन इज द पॉलीमर ऑफ टेरेलीन, और टेरेलीन बना होता है टरथैलिक एसिड प्लस इथाइलिन ग्लाइकॉल। एंड वी ऑल नो whenever monomer unit has COOH and OH group that become a condensed polymer. तो this is not a addition polymer. तो सिंथेटिक पॉलीमर में टेक्रोन भी आएगा, टेरेलीन इज अ सिंथेटिक पॉलीमर, लेकिन 1 by 1 मैचिंग के हिसाब से जब एसिड और अल्कोहल कंबाइन करेंगे तो ड्यूरिंग द कंडेंसेशन दिस विल प्रोड्यूस एस्टर फंक्शनल ग्रुप। तो बच्चों मुझे लगता है कि आप सभी का ये तो बिल्कुल सही हुआ होगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी है, इजियर साइड में ही ये क्वेश्चन जाता है। तो अब हम इस मैचिंग को यदि देखें तो ए के साथ मैच कर रहा है क्यू, ए के साथ मैच कर रहा है क्यू, बी के साथ पी, सी के साथ एस और डी के साथ आर। तो ये चारों मैचिंग फर्स्ट ऑप्शन में है।
तो इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट होगा। आई होप सभी ने ये क्वेश्चन करेक्ट किया होगा। आंसर 1 है और एक्सप्लेनेशन वाइज सारी लाइन जो एनसीईआरटी में गिवन है, इवन आपको क्लास नोट्स में क्लासेस में पढ़ाई गई हैं, सभी बच्चे ये चीज़ पढ़ते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन सभी का सही हुआ होगा। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी भी नहीं कहेंगे इसको, और ये एक मॉडरेट लेवल का था, इंटीजर टाइप में। नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इन गिवन ओलिगोपेप्टाइड चेन। एक ओलिगोपेप्टाइड चेन दे रखी थी जिसमें 4 एमिनो एसिड थे। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ग्लाइसिन इस तरह कोड्स में लिखे थे, कुछ बच्चे कह रहे थे मैम पूरा नाम लिखा हुआ था, जो भी है। हमारे पास 4 एमिनो एसिड हैं, एलानिन, आइसोल्यूसाइन, फिनाइल एलानिन एंड ग्लाइसिन। हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें सभी को पता है कि ये है ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन का कंडेंसेशन मान लेते हैं एलानिन से हो जाए। एलानिन का कंडेंसेशन किसी से भी कर लो, क्योंकि उसमें मैंने नीचे वाले सीक्वेंस के हिसाब से लिख रही हूं, ग्लाइसिन कंडेंस विद एलानिन, एलानिन कंडेंस विद आइसोल्यूसाइन। ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें सारे एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर पता हो। एंड द लास्ट वन इज फिनाइल एलानिन। तो फिनाइल एलानिन में यदि हम देखें तो ये इसका NH2 ग्रुप COH, CH2PH और COOH। यहां लगा देती हूं COOH। क्वेश्चन बहुत इजी था। ऐसे तो यदि आपको स्ट्रक्चर आती है तो जो पार्ट पूछा गया था वो तो इजी था, नंबर ऑफ sp2, लेकिन क्वेश्चन को ट्रिकी बना दिया गया। कैसे कि आपको ये तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये एमिनो एसिड्स की स्ट्रक्चर नहीं पता हो। अब हमें पता है कि दीज आर द 4 डिफरेंट एमिनो एसिड्स, एंड व्हेन दिस एमिनो एसिड कंबाइंड विद दिस अनदर वन, देन बाय द रिमूवल ऑफ H2O दिस विल मेक अ पेप्टाइड बॉन्ड। अगेन यहाँ भी ये कंडेंस हो जाएगा और ये कंडेंस हो जाएगा, तो ये आपकी एक पेप्टाइड चेन बन जाएगी। अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ sp2 कार्बन। एज वी ऑल नो कि sp2 कार्बन इज डबली बॉन्डेड कार्बन। अब हम इसमें यदि देखें तो डबली बॉन्डेड कार्बन कौन कौन सा होगा। ये एक डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहां देखें एक डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, एक डबली बॉन्डेड कार्बन ये है, और एक आपके पास डबली बॉन्डेड कार्बन तो ये रहा। भाई आपको दिख रहा है 4 एमिनो एसिड हैं, तो 4 एमिनो एसिड्स के 4 COH ग्रुप तो होंगे ही होंगे। अब इन नेम में आप यदि ध्यान से देखोगे तो केवल एक जगह उन्होंने लिखा हुआ है फिनाइल। फिनाइल का मतलब बेंजीन, एंड ईच बेंजीन हैज sp2 कार्बन एटम। तो आपको थोड़ा सा भी यदि सपोज स्ट्रक्चर नहीं भी आती है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 4 एमिनो एसिड्स के बना हुआ एक पेप्टाइड चेन है, तो 4 CO ग्रुप तो होंगे ही होंगे। फिनाइल एलानिन है तो इसका में कौन प्रेजेंट है, PH। तो बताइए PH का 6 और 3 इनके 4 ग्रुप ये होंगे, 1 2 3 4 लास्ट टर्मिनल पे एंड 6 ये। तो आपके पास टोटल sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन कितने हो गए, 10। ये क्वेश्चन इंटीजर में आया था, बायोमोलिक्यूल एमिनो एसिड्स में से। अच्छा क्वेश्चन था, मैं ये कहूंगी मॉडरेट लेवल का था। आई होप यदि आपको एमिनो एसिड्स के नेम याद हैं तो आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से किया होगा। ठीक है, अब अपन आते हैं इसके आंसर्स पे 10, और इसका ये सारे एमिनो एसिड्स का स्ट्रक्चर है। यदि आप ध्यान से देखें तो यहां से लेके यहां तक ये मैंने पेप्टाइड चेन बनाया, ग्लाइसिन, ये है आपका एलानिन, ये है आपका आइसोल्यूसाइन, एंड दिस वन इज फिनाइल एलानिन। इजी क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल से। तो चले बच्चों आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप सभी ने किया होगा ये। ओके, GOC का क्वेश्चन। स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड पर 2 मोल 2 इक्विवेलेंट OH आयंस लिखा हुआ था। वी ऑल नो दिस स्क्वायरिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये एक बहुत अच्छा एसिड है। तो जब आप इस पे OH- डालोगे
तो ये एक बन जाएगा डाई एनायन ऑफ स्क्वायरिक एसिड। ठीक है, एसिड है, ऑब्वियस है, स्क्वायरिक एसिड एसिड है, जैसे ही आप 2 मोल बेस डालोगे दोनों एसिडिक हाइड्रोजन्स निकल जाएंगी और ये आपका निकल गया H2O। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है चूज करेक्ट ऑप्शंस रिगार्डिंग प्रोडक्ट बी। अब इस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको स्टेटमेंट है, तो अब अपन देखते हैं पहला ही लाइन, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है जहां पे बच्चे गलती कर सकते हैं। आपका पहला ऑप्शन है प्रोडक्ट बी एरोमेटिक है, चलो चेक करते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड है O-। कीटोन में भी यदि हम देखें तो वो पोलराइज हो जाता है। तो अब अपन को रिंग में यदि चेक करें तो रिंग में 1 पाई बॉन्ड और 2 पॉजिटिव चार्ज हैं, तो क्या ये एरोमेटिक है? यस, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, करेक्ट है। दूसरा, कंपाउंड बी कैन शो टॉटोमराइजेशन। अब आता है टॉटोमराइजेशन। याद करें, आपको पढ़ाया जाता है टॉटोमराइजेशन के लिए या तो अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए या उसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। रिएक्शन के बाद इसके पास एक भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। यदि आपसे पूछे स्क्वायरिक एसिड, तो यहाँ पे हो सकता है ये टॉटोमराइज करेगा क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, लेकिन रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट लिखा है तो इसके पास कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, इसके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो क्या ये टॉटोमराइजेशन शो करेगा? नो। All CC bond length are same in product. We all know this squaric acid dianions form 4 equally stable resonating structure. और जब ये 4 equally stable resonating structures बनाएगा तो ये चारों तरफ रोटेट करेगा, तो इसकी सारी resonating structure equally stable हैं. That's why it's all CC bond length are same. sp2 कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट बी, ऑब्वियस है डबली बॉन्डेड कार्बन है तो sp2 कार्बन भी होगा। तो आउट ऑफ दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलो चेक करते हैं। फर्स्ट में ए बी सी डी चारों सही हैं? नो। ए बी एंड सी, ए सी डी, तो आंसर कौन सा हुआ? ए बी और डी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आई होप सभी का सही हुआ होगा। बहुत ही सिंपल, एसिडिक स्ट्रेंथ को भी कंपेयर कर रहा है, एरोमेटिसिटी जीओसी से रिलेटेड है। आंसर 3 नो, आंसर गलत हो गया है, आंसर 3 नहीं है। ओके, आंसर इज ए सी डी, राइट, आंसर इज ए सी डी, आंसर ए सी और डी। यस, आंसर होगा 3। ये इसका अपन का डाई एरोमेटिक एनायंस बनाया हुआ है। अब आते हैं रिएक्शन के क्वेश्चंस पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जीआर का क्वेश्चन है, अपन सभी ने नोट्स में पढ़ा हुआ है, रिएक्शंस हम आपको पढ़ाते हैं। बच्चों सभी ने किया है ये क्वेश्चन या नहीं किया? आपने यदि सॉल्व किया होगा तो सबसे पहले इसमें कीटोन भी है और हैलाइड भी है। मैग्नीशियम मेटल दे रखा है, तो मैग्नीशियम मेटल सबसे पहले क्या करेगा, इस हैलाइड के साथ MgBr बना लेगा, उसको Gr में चेंज करेगा। और याद करो Gr की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है कि यहाँ पे जैसे ही Gr आया इस कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाता है? माइनस, बिकॉज दैट बिकम अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, and now this negative charge become a strong nucleophile, and in this compound ketone group is there and which is highly reactive for nucleophilic addition reaction. तो जैसे ही ये बना, इसकी पावर बढ़ गई, ये सुपरमैन बन गया। अब ये क्या करेगा, इस जगह अटैक करेगा, बोलेगा मेरे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं और तुम पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, ये यहाँ अटैक करेगा। तो ये आपके पास कितने कार्बन हैं? 5। 5th कार्बन पर अटैक किया O-, जो वाटर डालते ही किसमें चेंज हो जाएगा? एक 3 डिग्री एल्कोहल। हमने बच्चों से पूछा था क्या इसके साथ हीटिंग गिवन था? नहीं था। यदि हीटिंग गिवन होता या किसी ऑप्शन में गिवन होता कि फर्दर हीटिंग भी है, तो ये 3 डिग्री एल्कोहल फर्दर हीट करने पर डिहाइड्रेट होकर के एल्कीन भी बना सकता था, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट यहाँ हीटिंग नहीं है, केवल ये 3 डिग्री अल्कोहल पर रुक जाएगा। तो ये आंसर किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? फर्स्ट में। तो आप सभी बच्चों ने, ये बहुत ही बेसिक सी रिएक्शन है, सिंपली पहले Gr का प्रिपरेशन कराया है, आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ Gr हमने उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन भी करवा दिया। तो ये आंसर किससे मैच कर रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन से मैच कर रहा है।
ये इसका सॉल्यूशन है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी हमें एक्सपेक्टेड था कि एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 11th क्लास से भी क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाएगा, क्योंकि जैसे अपन सारे प्रीवियस पेपरों में देख रहे हैं कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, आता भी है अभी तक के पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था कहने को, लेकिन यहाँ पे भी एक क्वेश्चन में ऐसा मैचिंग दिया था कि बच्चा गलती कर सकता है। पहला है नाइट्रोजन ऑक्साइड, दूसरा CO2, मीथेन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ डिटर्जेंट। सेकेंड कॉलम में एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर pH बिकम 5.6 एंड यूट्रिफिकेशन। आपने ये सारी टर्म्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़ी हैं। अब देखिए जो CO2 होता है, ये CO2 एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है और वाटर की pH को 5.6 बनाने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि आपको ये देखना है कि CO2 में और मीथेन में विच गैस इज मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने यदि उसमें पढ़ा होगा ग्लोबल वार्मिंग CO2 को करता ही है, लेकिन CO2 से ज़्यादा फैक्टर कॉज होता है मीथेन गैस का भी, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, दैट आर द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑल्सो। तो इसीलिए यहाँ पे आके हो सकता है कुछ बच्चों ने गड़बड़ की हो, CO2 ग्लोबल वार्मिंग भी करता है और CO2 की वजह से एसिड रेन भी हो सकता है। तो हमने यहाँ देखा कि जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं दैट आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो NO2 हो चाहे वो NO हो, NO होगा तो एयर से ऑक्सीडाइज होके NO2 बनाएगा, जो पानी में मिलके क्या बनाएगा, HNO3, और HNO3 एक एसिड है तो ऑब्वियस एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। अब आया इन दोनों में ग्लोबल वार्मिंग एंड वाटर का pH। तो अब आपने यदि पढ़ा होगा तो जो हमारा नॉर्मल रेन वाटर होता है उसका pH 5.6 होता है। उसका रीजन क्या होता है कि जब पानी जब आ रहा होता है अपने स्ट्रेटोस्फेयर और इन सब से बनने के बाद जब अपने ग्राउंड लेवल तक आता है तब उसके पास कांटेक्ट में आ जाता है CO2 गैस। जब रेन हो रही होती है तो स्टार्टिंग में पानी आता है, पानी का कांटेक्ट किससे होगा, CO2 से, और जैसे वो CO2 से कांटेक्ट में आया ये बना लेगा H2CO3 बाइकार्बोनेट। और बाइकार्बोनेट क्या होता है, एक वीक एसिड। तो इस बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से यदि अपन इसको देखें डिसोसिएट हो जाएगा, कार्बोनिक एसिड बन गया। और ये कार्बोनिक एसिड की वजह से जो हमारा रेन वाटर होता है उसकी pH होती है 5.6, और व्हेन ever this pH become less than 5.6 then we say that water become, this rain become acidic and that is known as acidic rain। तो यहाँ उन्होंने लिखा था water pH become 5.6 that is due to the CO2। ये हमेशा याद रखिए, पढ़ाया भी जाता है कि नॉर्मल जो एसिड अपना रेन वाटर होता है उसका pH 5.6 है, उसको एसिड रेन नहीं कहते। जब 5.6 से pH कम हो जाता है तो उसको अपन एसिड रेन कहते हैं। तो अब ये कम कब होगा, जब इसमें और स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए, NO2 गैस की वजह से नाइट्रिक एसिड मिल जाए, SO2 गैस की वजह से H2SO4 मिल जाए। तो अब बचा मीथेन। मीथेन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग एंड डिटर्जेंट इज द मेन यूज ऑफ यूट्रिफिकेशन। बहुत सिंपल है, उसकी वजह से ऑर्गेनिक डिकम्पोजिशन बढ़ जाता है। तो आपने ये सब चीज़ें NCERT के बहुत सिंपल सा चैप्टर है, बस यहाँ पे इस चीज़ में कुछ बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। तो इसका यदि मैं मैचिंग देखूँ तो नाइट्रोजन ऑक्साइड एसिड रेन, CO2 वाटर pH, A का मैचिंग होना चाहिए फर्स्ट, B का थर्ड, C का सेकेंड, ठीक है, S और लास्ट वाले में 4। तो आंसर हो जाएगा 1। ये क्वेश्चन भी मुझे लगता है सभी ने सही किया होगा, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो उसी को NCERT में सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ भी है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज N डाइमिथाइल एनिलीन और पैरा पोजीशन पर CH2CHO रिएक्शन में गिवन था NaNO2 प्लस HX। तो बच्चों ये चीज़ भी आपने आपको पढ़ाई है या नहीं पढ़ाई है बताओ। NaNO2 के साथ HCl भी ले सकता है, HBr भी ले सकता है। हम जर्नली आपको पढ़ाते हैं कि और समझाते भी हैं, क्लास में बताया भी जाता है कि जब भी NaNO2 और HCl दे रखा हो क्या बनाएगा ये NaCl प्लस नाइट्रस एसिड।
और दिस नाइट्रस एसिड डिसोसिएट इन फॉर्म ऑफ दिस वन OH माइनस NO प्लस। जब हम नाइट्रिक एसिड लेते हैं तो होता है NO2 प्लस, और नाइट्रस एसिड में क्या बनेगा NO प्लस, एंड NO प्लस इज नोन एज नाइट्रोसो। अब आपको दिख रहा है कि ये बेंजीन पर कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस M, और ये ग्रुप लगा रहा है बिकॉज ऑफ द 2 अल्फा हाइड्रोजन HC इफेक्ट, और माइनस I इफेक्ट वीक लगेगा। जब एरोमेटिक कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, वो रिच होता है, तो इलेक्ट्रोफाइल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, और इस मिक्सचर का इलेक्ट्रोफाइल कौन है, NO, यही बताया इसमें इलेक्ट्रोफाइल है NO प्लस। ओके, इलेक्ट्रोफाइल होगा तो दिस रिएक्शन बिकम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन लाइक नाइट्रेशन, बट दिस इज नॉट नाइट्रेशन, दिस इज नाइट्रोसोसेशन, नाइट्रोसो ग्रुप। अब आपको याद हो तो ESR रिएक्शन को कौन कंट्रोल करता है, डायरेक्टिव इफेक्ट, और डायरेक्टिव इफेक्ट डिसाइडेड बाय द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इन दोनों में से कौन सा ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, because of the plus M effect, that's why this group become director and this nitroso group attached to the ortho position of this group. This should be the answer. लेकिन क्वेश्चन में हमसे प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर नहीं पूछा, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है। तो अब अपन स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफाइल NO प्लस अटैक ऑन ऑर्थो पोजिशन ऑफ दिस वन ग्रुप। प्रोडक्ट इज पैरा एमिनो नाइट्रोसो, यानी इसकी पैरा पोजीशन पर NH2 जुड़ जाएगा, नो। दिस इज अ स्लो रिएक्शन, नो, बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज एसिड बेस रिएक्शन, और ये जब सॉल्ट बन रहा है, एसिड बेस रिएक्शन हो रही है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट स्टेप फास्ट स्टेप है, और लास्ट में भी अगेन उन्होंने इन दोनों को मैच कर दिया है, तो ये इंफॉर्मेशन भी गलत है। तो बताइए, ये एक सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई। इस तरह यदि ये क्वेश्चन आया है तो इसका आंसर मैच करेगा फर्स्ट से, ठीक है। चलो बच्चों, ये इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, समझ आया इसमें NO कैसे बना, NaNO2 और HCl की रिएक्शन से। ओके, ये क्वेश्चन एक अच्छा और टफ साइड का क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, टफ साइड का क्वेश्चन भी है। सबसे पहले यहाँ SOCl2 सभी को पढ़ाया जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन जब SOCl2 थायोनाइल क्लोराइड से कराएं तो उसका कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होगा वो SOCl2 से रिएक्शन करने के बाद सब्स्टिट्यूशन होगा, और किस में चेंज हो जाएगा, Cl में, और ये निकल जाएगा आपका बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में SO2 गैस और HCl। अब ये एसिड हैलाइड बन गया, इस पे हमको एक 1 डिग्री अमाइन दे रखा है। दिस 1 डिग्री अमाइन एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और ये आपका बन जाएगा एक 2 डिग्री अमाइन। और अब जो 2 डिग्री अमाइन है, इस 2 डिग्री अमाइन पे लिखा हुआ है LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बताओ, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करता है या नहीं करता। तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने सॉल्यूशन बना रखा है पीछे, उसी में देखते हैं क्या सॉल्यूशन है इसका। देखिए, सबसे पहले एस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH सब्स्टिट्यूट हुआ, Cl आ गया। Cl के बाद जब हमने 1 डिग्री अमाइंस मिलाया तो सब्स्टिट्यूशन के बाद एमाइड चेंज हो गया 2 डिग्री अमाइड में, और 2 डिग्री अमाइड पर जब LiLH4 डालेंगे तो बेटा ये 2 डिग्री अमाइंस में चेंज हो जाता है। LiLH4 से 2 डिग्री अमाइड 2 डिग्री अमाइन में चेंज हो गया विदाउट चेंजिंग, विदाउट अफेक्टिंग बेंजीन, विदाउट अफेक्टिंग C डबल बॉन्ड C, क्योंकि ये आपको सभी को बच्चों पढ़ाया जाता है, सभी को याद करो, सारे स्टूडेंट्स क्लास में बताया क्या, बेंजीन के डबल बॉन्ड को C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं करता। और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट मैंने पूछा भी था ये सिनेमिक सिस्टम तो नहीं है, तो बच्चों ने कहा ये सिनेमिक सिस्टम नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे रिडक्शन होने के बाद अब उन्होंने दिया पानी। अब देखिए यहाँ पे जब हम वाटर डालेंगे तो ये अमाइंस है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो जाएगा, और डबल बॉन्ड पर मार्कोनिकॉफ के रूल से अटैच होगा। तो मार्कोनिकॉफ के रूल से जब यहाँ पर ये आपका CH2NHR, ये आपका कार्बोकैटायन बना, और कार्बोकैटायन में क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट। तो रीअरेंज होने के बाद ये कार्बोकैटायन यहाँ आ जाएगा,
अब इस पर यहाँ पे मैंने स्टूडेंट से पूछा था ये न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता था, लेकिन ऐसा 2 रिंग वाला कोई कॉम्बिनेशन ऑप्शन में नहीं था। तो बताइए अब जो पानी आपने लिया है, H2O जो आपने लिया है, उसका OH माइनस यहाँ जाके अटैच होगा, तो यहाँ ये प्रोडक्ट बनेगा। यदि सपोज एक ऑप्शन और बन सकता है कि ये इस पे अटैक कर दे, क्योंकि लोन पेयर है, लोकलाइज है, 1 2 3 4, और एक ऐसे भी बन सकता है, ये एक 5 मेंबर्ड रिंग का ऐसे भी प्रोडक्ट बन सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं था कि भाई एक तो OH बाहर से अटैक करे या ये अटैक कर दे, लेकिन ऐसा किसी ऑप्शन में नहीं था। तो ऑब्वियस है कि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन कराएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब चलो चेक करते हैं ये किस ऑप्शन में मैच कर रहा है। आप यदि देखेंगे तो यहाँ पे एक में OH यहाँ भी है और एक में OH यहाँ भी है, तो बताओ ये OH यहाँ कैसे आ गया? कार्बोकैटायन यहाँ बना होगा, जो रीअरेंज होके यहाँ जाएगा, तब प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा होगा, मतलब हम ये कहें कि अभी तक जो पहले क्वेश्चंस आए थे उनके कंपैरिजन में ये टफर साइड का क्वेश्चन है। ये इसका आंसर और ये सॉल्यूशन। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आपको एक 7 कार्बन की चेन पे 2 कीटोन बना के दिया हुआ था और इथॉक्साइड आयन के साथ हीट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एल्डोल रिएक्शन, जो हम आपको जब पढ़ाते हैं तब बोलते हैं कि जेई मेन में, जेई एडवांस में, जेई मेन या जेई एडवांस में एल्डोल या केनिजारो में से किसी एक पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब आता है ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, एक ही मॉलिक्यूल में 2 हैं, तो ये कौन सा एल्डोल रिएक्शन है? इंट्रामॉलिक्यूलर। और क्लास में वैसे तो पूरा मैकेनिज्म से आपको समझाया जाता है, लेकिन फिर भी यदि हम देखें दोनों ही कीटोन हैं, तो इथॉक्साइड आयन डालने पर या तो ये अल्फा जाएगा या ये अल्फा जाएगा। यदि ये वाला अल्फा जाता है और इस पे अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करता है, तो 7 कितने मेंबर रिंग बनेगी? 1 2 3 4 5 6। और यदि ये जाए और यहाँ अटैक करे तो 4 मेंबर रिंग। और याद करो बच्चों, बताओ क्लास में आपको पढ़ाते हैं ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन, रिमेंबर ड्यूरिंग इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन ऑलवेज फर्स्ट प्रायोरिटी गो टू रिंग स्टेबिलिटी। तो ये यहाँ से जाएगा, एक एनायन बनेगा बाय द एलिमिनेशन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अब ये इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा RDS स्टेप में, CH2 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 CO माइनस, जिस पे OH आ जाएगा। और यदि अब हम इसको हीट करें, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, तो हीट करने पर ये प्रोडक्ट बन जाएगा इंट्रामोलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ऑलमोस्ट सभी बच्चों के नोट्स में होगा भी, ये क्लास में कराया जाता है, आपको समझाया भी जाता है ऐसे क्वेश्चन। अब चलो मैच करते हैं। 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग 2 जगह थी, लेकिन उसमें एक मिथाइल भी था। आंसर कौन सा मैच करेगा? फर्स्ट, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल रिएक्शन। इसका ये इंट्रामोलिकुलर एल्डोल से बनेगा, अभी मैकेनिज्म मैंने आपको समझाई। एंड द लास्ट एंड 10th क्वेश्चन, बच्चों के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन और था इंटीजर में, जिसमें एक क्वेश्चन पे 6-7 रिएक्शन दे रखी थी, पर एक साथ 6-7 रिएक्शंस करवाना बताना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं था। और एक 10th क्वेश्चन कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ये इंटीजर में था, कुछ बच्चों के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन में था, जो भी है। देखिए बेटा, क्वेश्चन ये एक्सपेक्टेड नहीं था, ये क्वेश्चन एडवांस के लेवल का था, मतलब टफर साइड में था। एल्डिहाइड की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से कराएं तो आपके पास अमोनिया मिल रही है 4 kg और ये प्रोडक्ट है। देन कैलकुलेट मास ऑफ टॉलेंस रिक्वायर्ड, टॉलेंस रिएजेंट कितना चाहिए? तो सबसे पहले हम यदि देखें किसी भी एल्डिहाइड पर टॉलेंस रिएजेंट, अब ये क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला नहीं पता हो। तो टॉलेंस रिएजेंट इज NH3 का होल ट्वाइस OH माइनस।
ये टॉलेंस रिएजेंट है। और फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि आगे जरूरत पड़ेगी, इसका मॉलिक्यूलर मास है 159 ग्राम। अब जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी एल्डिहाइड पर, तो दिस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद रिड्यूस हो जाता है, तभी तो सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। साथ में अमोनिया गैस बाहर निकलेगी और 2 मोल H2O। ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन को यदि हमने बैलेंस किया तो देखो यहाँ पे ये रिएक्शन बननी चाहिए इस प्रोडक्ट के हिसाब से, यानी ये एक टॉलेंस रिएजेंट है स्पेशली। तो मैंने टॉलेंस रिएजेंट का आपको फॉर्मूला समझाया। टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है जो वहां दिया हुआ है। अब अपन यहाँ देखें, जब हमारे पास अमोनिया 2 मोल बनता है तो आपके पास टॉलेंस रिएजेंट कितना मोल यूज हो रहा है। 2 मोल अमोनिया बनाने के लिए 1 मोल यूज होता है। आपको अमोनिया के मोल गिवन है, तो बताओ मोल्स ऑफ अमोनिया। यदि मैं इस फॉर्मूले से देखूं, मोल ऑफ अमोनिया 4 किलोग्राम अपॉन 17 इट्स मॉलिक्यूलर मास। ये आपके पास आ गए मोल अमोनिया के। तो क्या मैं इस इंफॉर्मेशन से टॉलेंस रिएजेंट के मोल निकाल सकती हूं? जब आपके पास 2 मोल अमोनिया बनता है तब आपके पास 1 मोल बनता है, यानी उसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट जस्ट क्या हो रहा है, उससे आधा। अब आपके पास इतने मोल अमोनिया हैं तो आपके पास टॉलेंस रिएजेंट के कितने होंगे, 4 इंटू 1000 अपॉन 17 इंटू हाफ, उसका जस्ट आधा। 2 से 4 में काट दूं अपॉन 17। ये आपके पास क्या आ गया, मोल्स ऑफ टॉलेंस रिएजेंट। बहुत सिंपल भी है, बस आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए कि टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, और ये आपको कंप्लीट वैलेंस रिएक्शन आनी चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन पार्ट टफ नहीं है। अब आपके पास यहाँ पे मोल नहीं पूछा है, क्या पूछा है, मास। तो अपन सभी जानते हैं मोल बराबर गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। पुट कर दीजिए, मास निकालना है, मोल्स पता है, मॉलिक्यूलर मास पता है, तो मास ऑफ टॉलेंस रिएजेंट बराबर मोल 2 इंटू 1000 अपॉन 17 इंटू 159। क्या ये चीज समझ आई? अच्छे से देखो, पहले तो टॉलेंस रिएजेंट का रिएक्शन, उसके बाद इसके मोल मैंने लिखा हुआ भी है सॉल्यूशन में। देखिए ये इक्वेशन हो गई टॉलेंस रिएजेंट का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे 2 लिखा है तो यहाँ इसको क्या लिख दिया, 4 मोल बैलेंस करने के लिए। अब 4 है तो इसका स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट देखिए कितना आ रहा है, 2, यानी जस्ट हाफ आ रहा है। तो ये आपके हैं अमोनिया के मोल, तो अमोनिया के मोल से डिवाइड करके आ गया 2 इंटू। अब इसको जब हमने सॉल्व किया तो आंसर आया आपका 18705 ग्राम। ऑप्शन में अभी आपने देखा, ऑप्शन में वैल्यू किस में लिखी हुई है, किलोग्राम में। तो ऑब्वियस है 18705 को चेंज जब करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 1870 किलोग्राम। ये कह सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा टफर साइड का था जिससे हम NTA से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अदरवाइज पूरा पेपर इजी था। आई होप सभी का पेपर अच्छा गया हो और इस डिस्कशन से आपको हेल्प भी मिले समझने में, गलतियां आइडेंटिफाई करने में। अच्छा पढ़िए, मेहनत करिएगा, रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू।